नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 3 जुलाई को मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। इस बजट में एक आम आदमी से लेकर कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी और अध्यापक, किसान और युवा क्या सोचते हैं, इस कार्यक्रम में हम यही बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजट से उम्मीद। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि की। एमपी की 72% जनता गांव में निवास करती है और कहीं ना कहीं उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा खेती होती है। ऐसे में अगर बात करें 2023-24 के बजट में कृषि से संबंध व्यवसायों के लिए क्या प्रावधान किया गया था, तो आपको बताएं कि 53,964 करोड़ और कृषि के लिए 16,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आइए जानते हैं इस वर्ष किसानों की क्या उम्मीदें हैं। आने वाले बजट में खाद, बीज और किसानों के जो कर्ज है उसमें कैसे किसानों को सहूलियत मिल सकती है, किसान कैसे कर्ज से उबल सकता है, बिजली की जो लगातार समस्या है उसको सरकार कैसे किसानों तक सहूलियत पूर्वक भेज सकती है, उनको परमानेंट कनेक्शनों के लिए क्या सरकार बजट लाती है। केवल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि केवल हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अगर चाहती है कि किसान कुछ तरक्की हो या किसानों में खुशहाली आए, तो मुझे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे, वो खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों से जुड़ी जो वो हैं वो बजट में सम्मिलित करेंगे। बिजली कैसे सहूलियत से मिलेगी, किसानों का बजट बढ़ाएंगे, खाद कैसे सस्ता किसानों को उपलब्ध होगा, डीजल कैसे उपलब्ध होगा, ये बातें बजट में आना चाहिए, ताकि प्रदेश का जो हारा हुआ, थका हुआ किसान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान उम्मीद यही लगाए बैठा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से किसानों का बजट में किसानों के लिए जो जुड़ी समस्याएं हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्व में ही कहते चले आए हैं कि किसानों के लिए पेंशन योजना की व्यवस्था की जाएगी, उस तरफ भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण की। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। बात 2023-24 के बजट की करें तो अस्पतालों और औषधालयों के लिए 6,585 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऐसे में लोगों के बारे में डॉक्टर्स क्या सोचते हैं और डॉक्टर्स की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। सरकार ने किया तो है, वैसे भी किया है। अभी भी क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम और चिकित्सा और स्वास्थ्य के मंत्री हैं माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, वे निरंतर चिंतित रहते हैं ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे क्योंकि उनके पास में ऊंचे स्तर से लोग लेकर के और गरीब स्तर तक, मध्यम परिवार तक सब लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके सहयोग और मदद के लिए निरंतर उनका ध्यान रहता है, और निश्चित रूप से उनके मन में इस बात की पीड़ा भी है कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ मिलना चाहिए। और हम विश्वास रखते हैं कि इस बार जो आने वाला बजट है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कुछ न कुछ एक अच्छी सोच के साथ व्यवस्था बनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सरकार बजट जो है सारे विभागों को ध्यान में रख करके बनाती है। हेल्थ सेक्टर में मेरा ऐसा डॉक्टर का व्यक्तिगत मानना है कि इसमें बजट थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बेसिक नीड होती हैं किसी की। तो स्वास्थ्य में थोड़ा यदि बजट बढ़ेगा तो लोगों को हम लोग और ज़्यादा
गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दे पाएंगे। आयुष्मान योजना एक भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, उसमें निःशुल्क इलाज आम जनमानस को तो मिल ही रहा है। और ये था कि जो और मध्यम वर्गीय परिवार है, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि उनको भी यदि कुछ छोटा मोटा प्रीमियम ले करके उनको भी यदि आयुष्मान माध्यम से जोड़ दिया जाए तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि हम लोग इसी से आते थे जनरली, तो समस्याओं को समझते हैं कि आयुष्मान भी नहीं है, मेडिक्लेम भी नहीं है, तो इलाज में एक पूरा जो सैलरी का पैसा होता है वो कहीं न कहीं इलाज में बड़ी बीमारी में चला जाता है। तो यदि कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आयुष्मान में भी कुछ प्रीमियम, कुछ भी मिनिमम अमाउंट जो कमेटी डिसाइड कर ले, उस प्रीमियम के आधार पे मध्यम वर्गीय परिवार को भी आयुष्मान में यदि जोड़ दिया जाए तो ये सबके लिए बहुत ही बड़ी योजना होगी और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त होगी। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के शिक्षक। वर्ष 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 13% अधिक है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 68,805 करोड़ रुपए यानी मंत्रालय के व्यय का 61% आवंटित किए गए। यह 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 16.5% अधिक है। ऐसे में विद्यार्थी और शिक्षकों को अगले बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। जैसे कटनी जो है मध्य प्रदेश का दूसरा टैक्स पेइंग सिटी है, तो जो वो होता है जैसे मतलब कटनी में जितने भी टैक्सेस आते हैं तो उनको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर जैसे कटनी में मेडिकल कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह आ सके, ताकि माइग्रेशन ना हो एंड मतलब बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। बजट आने वाला है, इस बजट से आप छात्र क्या उम्मीदें लगा कर रखे हैं? मध्य प्रदेश का जैसे कि बजट आने वाला है उसमें सरकार को अपना बजट एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए। जैसे कि रूरल एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है और अर्बन एरिया में फैसिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए सरकार को वो, और जैसे कि इन्फ्लेशन रेट कम करना चाहिए सरकार को। इस टाइप से सरकार का बजट निकलना चाहिए। बस यही उम्मीदें हैं कि जो रूरल एरिया है और जो सिटी एरिया है उसमें कोई डिफरेंस ना रहे, रूरल एरिया वालों को भी सब चीज़ मिले जो सिटी वालों को मिलती है। और जैसे ये यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये छोटे शहरों में नहीं हो पाता है, सब दिल्ली नहीं जा सकते, सबके पास इतना पैसा नहीं है। सबके लिए सब सुविधाएं छोटे शहरों में भी छोटे गांवों तक भी पहुंचाएं, बस यही है। जैसे कि हम जानते हैं हम आने वाले युवा पीढ़ी हैं, हमें अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है। हम बहुत सालों तक मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं और अभी हाल ही में हमें खबर मिली कि नीट का एग्ज़ाम मींस उसमें लीक हो गया है पेपर। ये बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट की बात थी कि पेपर लीक हो गया। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो पेपर लीक जैसी समस्याओं के ऊपर ध्यान दें और उनके ऊपर काम। हम मध्य प्रदेश शासन से ये अपेक्षा रखते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हमारे अनुदानित जो शिक्षक हैं, अनुदान प्राप्त स्कूल हैं मध्य प्रदेश में बहुत से हैं और बहुत से टीचर्स हैं, उन्हें आज तक 7th पे नहीं मिला है, जो कि हाई कोर्ट से उस पर मामला लंबित है, करीब उसके आदेश होने वाले हैं और आदेश किए भी जा चुके हैं, उसे पूरा कर दे। और जो हमारी पेंशन है जो पहले हमें मिलती थी, जिससे बुढ़ापे का जिसे सहारा कहा जाता था और एक से आदमी के बुढ़ापे में इज्जत कहलाती है कि वो अपने खर्च उठा सकता था, वो पेंशन उन्हें वापस दे दिए जाए तो शिक्षकों के लिए बड़ा सम्माननीय होगा। और वक्त पर जो सेंटर के द्वारा डीए लागू किए जाते हैं उन्हें भी समय पर अगर दे दिए जाएं, क्योंकि उसे बड़े 2-2, 3-3 क्या गैप करके हमें दिया जाता है, जिससे हमें बड़े नुकसान को उठाना पड़ता है। हम मध्य प्रदेश शासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। हाली शिक्षकों के पदों हैं उनके लिए क्या कहना है? और अभी स्कूलों में बहुत से शिक्षकों के पद खाली हैं, तो अगर वो शिक्षकों के पद भर जाएँ तो बहुत से नौजवानों को रोज़गार भी मिल जाएगा और जो हमारा भविष्य है, बच्चे हैं, उन्हें एक अच्छी पढ़ाई भी मिल जाएगी। तो इस बजट में हम चाहते हैं शासन से कि वो अपने बजट में इस चीज़ को शामिल करे और उसके लिए एक मांग लाए कि वो खाली पड़े पदों को भर सके। मैं राजेंद्र साटी हूँ, टीचर एजुकेटर हूँ और बहुत सारे टीचर से मेरा मिलना जुलना होता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है कि हमारे टीचर्स बहुत सारे प्रदेश के स्कूल्स में अप डाउन करके कई बार वो टीचिंग कर रहे हैं। तो पहली हमारी ये अपेक्षा है कि सरकार ने जहाँ पर जिसको पोस्टेड किया है तो एटलीस्ट वहाँ पर 3 या 4 टीचर हैं तो एक छोटी कॉलोनी डेवलप की जा सकती है टीचर्स के लिए। अगर वो वहाँ पर रह के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट निकल के आएगा।
तो सरकार से अपेक्षा है कि टीचर्स के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। दूसरा, ये तकनीक का युग है, तकनीक लगातार अपने पैर पसार रही है, तो हर स्कूल में एक कंप्यूटर बहुत आवश्यक है जिसको बच्चे प्राइमरी लेवल पर सीखें। तो उसके लिए हर स्कूल को हमको हाईटेक धीरे धीरे बनाना है, तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 या 2 कंप्यूटर दे के हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं, टीचर्स को सिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है मिशन अंकुर के अंतर्गत FLN। हमारा एक निपुण भारत पहल है जो राष्ट्रीय पहल है, तो उसमें हम स्कूलों को निपुण बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो टीचर्स शानदार काम कर रहे हैं वो अपने स्कूल को जब निपुण स्कूल बनाएंगे तो हम उन टीचर्स के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा उनको कुछ चीज़ें दें, जैसे उनको एक इंक्रीमेंट दें या उनको कुछ पारितोषिक दें, कुछ इनाम दें, ताकि अच्छे कार्य करने वालों का प्रोत्साहन बढ़े। अभी क्या हो रहा है कि सारे टीचर्स काम कर रहे हैं बट उनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट दोनों को तनख्वाहें बराबर मिल रही है। तो अच्छे टीचर्स को आगे बढ़ाने के लिए भी शासन को कोई योजना सामने लानी चाहिए। तो अगर उनका स्कूल निपुण स्कूल होता है तो उसके लिए बेहतर काम करें। दूसरा क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस एक प्रॉब्लम है, तो स्कूल से जोड़ के मेरे को लगता है कि हर गांव में एक ऐसा पेरेंट जिसका बच्चा सबसे ज़्यादा स्कूल गया है, तो उस पेरेंट के लिए भी हमको कोई एक ऑनरेरियम मानदेय हो या कोई एक राशि हो जो आकर्षक राशि हो, कि किसी गांव में कोई पेरेंट अगर साल भर 100% अटेंडेंस करके अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है या 90% से ऊपर भेज रहा है, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हर दिन स्कूल आते हैं वही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। जब हम फील्ड भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टीचर्स भी निकल के आ रहे हैं जो अपनी प्रेरणा से नवोदय कोचिंग चला रहे हैं, सैनिक स्कूल की कोचिंग चला रहे हैं, और इन स्कूल्स के बच्चों का अच्छे स्कूल्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे टीचर्स को भी कुछ स्पेशल हम प्राइज़ दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरे मन में 4-5 बातें आई थी जिसको लेके मैंने आपसे बात की। और एक और बात आई है, हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि जैसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए तो वहाँ के सारे टीचर्स का एक ड्रेस कोड है। तो जब वो एक से ड्रेस कोड में रहते हैं, वो ID लगाते हैं, तो उनके अंदर एक भावना आती है, एक टीम भावना आती है। तो हमारी सरकार भी हमारा एक ड्रेस कोड तय कर सकती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं तो कई बार वो ड्रेस नहीं बनाते हैं, तो सरकार की तरफ से भी एक निश्चित राशि हो सकती है ड्रेस कोड के लिए कि आपको हम ये राशि दे रहे हैं और ये ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, तो अब आपको ड्रेस कोड में स्कूल आना है ताकि हमारा टीचर एक टीचर जैसा दिखे। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों की जो सेवानिवृत्त आयु है उसको 62 से 65 वर्ष करने के लिए मतलब उसमें मेंशन किया था। तो हमारी उम्मीद है कि मतलब इस बजट में उसको शामिल करके 62 से 65 वर्ष शिक्षकों की आयु मतलब सेवानिवृत्त आयु करी जाए। दूसरी बात क्या है कि शिक्षकों को समय समय पर जो क्रमोन्नति और उनका समयमान वेतनमान जो दिया जाना चाहिए उसमें काफ़ी विलम्ब होता है, उसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए जाए। साथ ही विकलांग संवर्ग के जो शिक्षक हैं जिनको आज भी वाहन भत्ता 350 रुपये दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा वही वाहन भत्ता जो है विकलांगों के लिए 3500 रुपये है। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश शासन से भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि विकलांग कर्मचारी या विकलांग शिक्षक जो हैं अपना हेडक्वार्टर्स से अपने कार्यस्थल तक जो आते हैं उनका ये भत्ता जो है बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से शिक्षकों को मकान भाड़ा भत्ता सिर्फ किसी को 400 किसी को 600, जबकि अगर मकान अपन लेने जाते हैं तो कितना मतलब कि 3000, 5000, 6000, 10000 में मकान किराए के मिलते हैं। और अभी मेरी सेवा लगभग 40 वर्ष हो गई, लेकिन मेरे को 1208 रुपये मकान भाड़ा भत्ता मिलता है। तो मध्य प्रदेश शासन से बजट में मैं उम्मीद शिक्षकों के हित में उम्मीद जताता हूं कि इस मकान भाड़ा भत्ता को भी मतलब पर्याप्त रूप से महंगाई के अनुरूप उसको बढ़ाया जाएगा। बजट को लेकर शासन से उम्मीद है कि जो हमारी क्रमोन्नति और पदोन्नति मिलती है वो समय अनुसार नहीं मिलती है, वो काफ़ी लेट हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि जो हम लोगों को ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए है और जो ओल्ड पेंशन में काफ़ी सुविधाएं हैं उसे लागू किया जाए। हमें ओल्ड पेंशन ही चाहिए है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की आम जनता की, जो बजट को लेकर क्या सोचती है, आइए जानते हैं। मोहन जी, सरकार से उम्मीद है कि बजट में महंगाई के बारे में, सिलेंडर के बारे में, सब्जी, दवाइयाँ,
स्कूल की फीसें वगैरह, इसमें कुछ तो मोहन सरकार का वो होना चाहिए। बाकी मोहन सरकार जो भी है अच्छे काम कर रहे हैं, जो कानून के प्रति जो पालन है, सख्त नियम, ये मोहन सरकार के बिल्कुल सख्त, ऐसा उम्मीद रखता हूँ मैं मोहन सरकार से। किचन का सामान थोड़ा सा महंगा हो गया तो नहीं लगता किचन के सामान में थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सस्ता, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता है, ऐसा सामान सस्ता होना चाहिए। गरीब के हित में, इसके हित में जो भी आम नागरिक है उसको सुविधाएं अनुसार अपना वो कर सके, ये हम मोहन सरकार से बजट की उम्मीद रखते। देखा तो मध्य प्रदेश जो ऐसा था हमारा, जिसे हमारे पास 29 सीटें थी, तो हमने पूरी की पूरी 29 सीटें उठा के मोदी जी को दे दी, मोहन जी ने दे दी। जो एक बची थी 28 तो हम दे ही रहते, एक बची थी हमने वो भी उठा के दे दी। तो मोहन सरकार जो भी बजट लाएगी, अभी तक तो देखें जन कल्याण की योजना मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही। अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं, लाडी लक्ष्मी योजना है, आयुष्मान भारत है जिसमें लोगों को बहुत इलाज मिल रहा है मुफ्त। वो बात अलग है कि अब ज़मीनी स्तर पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, ना पहुँचें, वो अलग मसला है, लेकिन सरकार की योजनाएं सब बहुत बढ़िया हैं। और जो भी लाएंगे बजट, उनसे क्या उम्मीद करना, वो तक खुले हाथ से बांट तो रहे हैं। बजट से ये है कि थोड़ा सस्ता हो, महंगाई ज़्यादा ना हो, जनहित में हो। घरेलू सामान भी सब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको ध्यान में रख के करना चाहिए कि जनहित में हो। वो महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा हो गई, हर सामान की, हर चीज़ की महंगाई जो है मतलब बहुत ज़्यादा है। कॉमर्शियल सिलेंडरों का रेट घटा दीजिए क्या, ये तो आप क्या चाहते हैं कि घरेलू सिलेंडर? वो तो स्वाभाविक पहले ही घटना चाहिए। कमर्शियल पे अगर घटे हैं तो घरेलू पे तो उससे पहले घटना चाहिए। अभी बजट 3 तारीख को पेश होने वाला है, मोहन सरकार का ये पहला बजट है, कितनी उम्मीद है इस बजट से आपको? बजट से उम्मीदें जब बजट आएगा उसके बाद तय होंगी, पर हमारी क्या उम्मीदें हम वो बता सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि सरकार जो भी चीज़ें मॉडर्न एम्यूनिटीज़ पे काम करे। अगर हम एक राजधानी को लेके ही बात करें तो सबसे पहले हर सरकार एक वादा करती है कि हम कैटल फ्री इसको करेंगे। आज तक एक राजधानी होने के बाद भी एक कैटल फ्री सिटी नहीं हो पाई। इतना खूबसूरत सुंदर शहर होने के बाद ना कैटल फ्री है, बायर फ्री हो सकता है। बाकी महंगाई का इशू है और दैनिक जो भी चीज़ें हैं उनके भी इशू हैं, उन पे काम कर सकती है। अब आएगा उसके बाद इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। उम्मीद है ये कि सरकार इन पे उचित निर्णय लेगी और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, इस सरकार ने कुछ हम लोगों के लिए निर्णय लिया। जैसे कि मध्यम वर्गीय परिवार की अगर हम बात करें तो मध्यम वर्गीय परिवार को बजट से काफी उम्मीद रहती है, क्योंकि सीधा सीधा बोझ जो है इनकी जेब पे पड़ता है, थाली पे पड़ता है। उससे कितनी उम्मीद जता सकते हैं कि थाली पर बोझ ना पड़े? बोझ ना पड़े एक्चुअली ये होता है कि अगर डीजल पेट्रोल पे 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे, हर चीज़ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आप कोई भी चीज़ ले लें, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जो, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आपके किचन पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ता है। दूसरा जो बैंक का EMI है, रेपो रेट, जो अगर सेंट्रल का है हालांकि इशू वो, पर इनसे भी अगर हर महीने 100 रुपये भी हर चीज़ पे एक्स्ट्रा आता है तो ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5 हज़ार होता है। अब जिनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है वो कैसे इसमें सर्वाइव करें, ये सरकार को सोचना है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर, कर्मचारियों के लिए तो आजकल की सरकारें बिल्कुल ना के बराबर काम कर रही हैं, क्योंकि परमानेंट कर्मचारियों की संख्या बहुत कम बची है, जो कि अधिकतर रिटायर हो चुके हैं। उनका भी DA केंद्र के समान अभी नहीं हुआ है, उनका DA बढ़ाया जाए। जैसे वर्तमान में संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों से सेवाएं ले रही हैं, उनकी तनख्वाह 5,000 से 15,000 के बीच में ही है। और आजकल उनको इस महंगाई के ज़माने में अपना जीवन यापन करना, अपने बच्चों की फीस भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर उनका वेतन के संबंध में कुछ किया जाए, बढ़ा दिया जाए, या उनके अनुसार बजट में घोषणाएं की जाएं, उनकी वेतन वृद्धि के लिए घोषणाएं की जाएं, 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है, तो उनके परिवार में थोड़ा सा उम्मीद जागेगी और उनको भी जीवन यापन में थोड़ी सी सहूलियत। तो ये थी बजट से, यानी कि आने वाले बजट से जनता की उम्मीद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।